नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का तो वैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री मिस्टर संतोष देव ने देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में यह स्वीकार किया, घोषणा की कि भारत के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के लिए जब भी कोई जरूरत पड़े, जब भी कुछ मांगा गया, कहा गया, दिल खोल करके माननीय प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का मदद किया। बल्कि कई बार तो हम नहीं मांगे, वो भी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से मिला। मैं यह स्वीकार करता हूं, बल्कि मैं यह घोषणा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ के प्रति कभी कोई वैमनस्य और भेदभाव जैसा रवैया नहीं रहा। यह शब्द छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का है, जो अभी अभी बनाए गए हैं। राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री के विरोधी माने जाते हैं। इस बयान से दो बातें समझ में आई। एक तो रामायण में लिखा है कि घर की बेदी लंका ढाए, और दत्तकथा में है कि लौट के बुद्धू घर को आए। इन दोनों को एक साथ मिला करके कहिए, लौट के बुद्धू घर के आए रामायण का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं उसको एक में कर रहा हूं। घर का भेदी लंका ढाए और लौट के बुद्धू घर को आए, इसको एक कर दिया मैंने। मतलब घर का भेदी मतलब कांग्रेस परिवार का अपना ही सिपा सलार, राज्य का उप मुख्यमंत्री का यह बयान कि माननीय प्रधानमंत्री किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री का किसी राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता है। मतलब जो मोदी विरोधी सरकारें देश में शासन कर रही हैं, वो सब के सब झूठ बोल रही हैं, जनता को बहका रही हैं, बरगला रही हैं और संविधान का शपथ लेकर के संविधान विरोधी काम कर रही हैं। यह बात इससे साबित होता है। खैर, जनता होशियार है, सब समझती है। और दूसरा कि क्या बघेल के विरोधी संतोष देव का चुनावी वर्ष में इस तरह का बयान यह बताता है कि वो बघेल को निपटाना चाहते हैं। और क्या बघेल चुनाव बाद अपने लिए कोई स्थान ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जब 5 साल तक कांग्रेस में भी कुछ नहीं मिला और 3 दिन पहले उप मुख्यमंत्री बनाएगा, तो इससे तो बढ़िया शायद भाजपा ही दे देगी। तो क्या यह भी है? क्या राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोगों का करवट लेना और करवट फेरना भी राजनीतिक उद्देश्य से होता है। वो खांसते भी हैं तो मतलब से और खुश भी होते हैं तो मतलब से। उनका कुछ भी कहना असंभव है, उनके लिए कुछ भी कहना असंभव है। आज बात कांग्रेस की ही हो रही है। मित्रों, कांग्रेस ने आज एक लिस्ट जारी किया। देश के चुनिंदा कुछ पत्रकारों के बाइकाट का फरमान जारी कर दिया कि हम इन पत्रकारों को ना तो बयान देंगे, ना इन पत्रकारों को से बात करेंगे, ना इन पत्रकारों के सवालों का सामना करेंगे। यह बात लिखित में दिया गया है। इसका 2 पहलू है। सबसे पहला पहलू कि मैं मान लिया कि यह पत्रकार भारत के वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हैं, आपके विपक्ष में बात करते हैं। यह बात मान लिया आपके शब्दों में, तभी तो आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। तब भी क्या पत्रकारिता को कुचलने का एक और प्रयास, एक और इसलिए कर रहा हूं कि इसके पहले जो हुआ है वो मैं बाद में बोलूंगा। आपको सार्वजनिक इस तरह से इन पत्रकारों के मनोबल को कुचलना, इनको यह बताना कि अगर आप हमारे मतलब की बात नहीं कहते हैं, आप सरकार का विरोध नहीं करते हैं, तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। फिर अभिव्यक्ति की आजादी का क्या और पत्रकारिता की स्वतंत्रता का क्या? हमारे देश में हर इंसान स्वतंत्र है। पत्रकारिता को तो अलग से संवैधानिक दर्जा दिया गया है स्वतंत्र पत्रकारिता का। पत्रकारों पर तो यह थोपा ही नहीं गया कि आप क्या पूछेंगे। पत्रकारों को यह स्वतंत्रता है कि वो आपसे पूछे कि आपसे क्यों पूछें। यह भी वो पूछ सकता है कि आपसे क्यों पूछें। आप उनसे पूछेंगे कि मत पूछिए, यह आपका मर्जी है। पत्रकार कोई भी प्रश्न कर सकता है, वो उसका अधिकार है। आप उसका जवाब दे न दे, आपका अधिकार है। अगर इन पत्रकारों के प्रश्नों से आपको चुभन होती है, आपको लग रहा है कि ये सरकार के प्रति वफादार है, आपके प्रति गद्दार है और सरकार की बात करते हैं, आपकी नहीं करते, तो आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि आप इनके प्रश्नों का जवाब ही न दें।
उनका लिस्ट जारी करके इनके लिए बदनामी खड़ा करना और इनकी जान का दुश्मन बनाना लोगों को, ये कहां तक जाए। मैं यह क्यों न कहूं कि आपने देश में अपने लोगों को इशारा किया है कि यह जो 14-15 लोग हैं, ये लोग हमको खटक रहे हैं। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि पर्ची निकल जाती है और उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे हमारे देश में पत्रकार असुरक्षित है। डर के हमारे पत्रकार हर जगह कहीं जलाए जाते हैं, कहीं मारे जाते हैं, कहीं धमकाए जाते हैं। आए दिन पत्रकारों पर प्रेशर बनाने का नया नया बयान हम लोग सुनते रहते हैं। और आपने इन 14-15 लोगों का जान जोखिम में डाल दिया। यह किस कानून के अंतर्गत किया और यह संविधान विरोधी काम के लिए आप पर किसी तरह का केस क्यों नहीं बना, अब तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और इन 14-15 पत्रकारों में से किसी ने अब तक आपके विरुद्ध FIR क्यों नहीं किया, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया। दूसरा पहलू यह है कि देखिए, मैं भी, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूं, लेकिन कई छोटे मोटे समाचार चैनलों के डिबेट में बैठता हूं, बुलाया जाता हूं और भाग लेता हूं। कई लोग तो कहते हैं कि यार आप पत्रकारिता के कोर्स न किए हुए पत्रकार हैं, आप जो प्रश्न उठाते हैं वो कई पत्रकार नहीं उठा पाते। हमारे कई बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े पढ़े लिखे पत्रकार, कुछ लोग तो पत्रकारिता की पढ़ाई करवाते हैं, लोगों को पत्रकारिता सिखाते हैं। उनमें से कई लोगों ने मेरे को निजी कन्वर्सेशन में या टीवी डिबेट के ऐड बंद होने में या इंतजार करने में, जैसे हम लोग चैनलों पर जाते हैं तो इंतजार करना पड़ता है। भाई अगला वाला शूट चल रहा है तो आधा घंटा 10 मिनट बैठेगा, तो एक कमरे में बैठाया जाता है, चाय पानी आती रहती है, तो वहां पर कोई कांग्रेस भाजपा का पत्रकार नहीं होता, कोई कांग्रेस भाजपा का पार्टी नहीं होगा, सारे प्रवक्ता भी एक साथ बैठ के हाँ यही करते रहते हैं। तो कई पत्रकार ने कहा कि राकेश भाई आप जो मुद्दा उठाते हो तो कई पत्रकार नहीं उठा पाते। और बहुत अच्छा लगता है कि आप कहते हैं कि नमस्कार मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। हमारे चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। करे आपका ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि या तो होती नहीं या होने नहीं दिया जाता, वाकई में। हालांकि मैं इससे घमंड से फूल नहीं जाता कि मैं पत्रकार हूं, लेकिन एक चीज मैं नोटिस करता हूं, पत्रकारों के बीच रहने से समझने की शक्ति है, सलाहियत भगवान ने दिया है कि भाई मैं कुछ समझ सकूं कि हो क्या रहा है। यह जरूर है कि उन्हें 2014 से देश में 2 तरह के पत्रकार देखे जा रहे हैं। तीसरा तरह का पत्रकार बहुत कम है। पहला पत्रकार वो है जो 2014 से मोदी में कोई अच्छाई ही नहीं देखा, वो हर उस बात की बुराई देखता रहता है। अभी बीते दिनों G20 का सफलतापूर्ण आयोजन हुआ, दुनिया की मीडिया इसकी तारीफ की, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों ने दिल खोल करके तारीफ की, भारत और मोदी का गुणगान किया। लेकिन बहुत सारे उसके बाद भी कह रहे थे कि ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये गलती हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया। और कार्यक्रम के 10-20 दिन पहले से कई पत्रकारों ने चैनलों पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर यह छाती पीटते रहे कि यह कार्यक्रम होने वाला नहीं है, बेमतलब का रुपया बर्बाद किया जा रहा है, कोई आएगा दिल्ली घूम के लाल किला और चांदनी चौक घूम करके जाएगा और देश का पैसा बर्बाद करेगा। कई लोगों ने तो बाकायदा नाम रख के किया कि ये मना कर दिया, ये मना कर दिया, ये मना कर दिया, फिर G20 में रहा ही क्या। लेकिन उस सब के मुंह पर कालिख पोतते हुए सारे राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों ने पूरी सहभागिता की और ज्वाइंट डिक्लेरेशन पास कराना भारत के कूटनीति का विजय रहा, यह तारीफ की बात है। तो वो पत्रकारिता की भी मैं खरमकदम तब उनका लानत मानत भेजता हूं कि इस तरह की पत्रकारिता ना हो तो ठीक है, लिस्ट में उनका नाम नहीं है, यह सोचने वाली बात है कि जो 14-15 लिस्ट है उनमें से किसी पत्रकार का लिस्ट में नाम नहीं है जो 20 दिन से शोर मचा रहे थे कि G20 सम्मेलन सफल नहीं होने वाला है, कोई नहीं आ रहा है, एक एक करके सारे छोड़ रहे हैं, यह सब मोदी के वजह से हो रहा है। दूसरा पत्रकार है कि 2014 से मोदी में उसको कोई बुराई नहीं देखा, उसने आज तक कोई मोदी में कमी नहीं देखा। हमको इस पत्रकारिता से भी बचना है। मित्रों, पत्रकारिता का जो मैं मतलब समझ सका वह यह है कि आप हर जगह है। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पत्रकारों का भी यही हाल है। मुझे बड़ी सहर्ष स्वीकार करते हुए ये खुशी हो रहा है और आपको बताते हुए हर्षित हो रहा हूं कि अपने देश में जितने बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हुआ, जितने बड़े बड़े जो देश में एक्सपोजर हुए, जो एक्सपोज हुआ बड़ा बड़ा मामला, वह सब किसी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों ने नहीं किया, किसी CBI, ED और CID ने नहीं किया, वो सारे हमारे जाबाज खोजी पत्रकारों ने किया है, जिससे कई सरकारें हिल गई।
जिससे कई सरकारों को मुंह की खानी पड़ी, बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके कर्मों से देश को शर्मिंदा होना पड़ा। नीरा राडिया टेप के बाद पत्रकारिता की असली चेहरा जनता के सामने आया और सब लोग जाने कि अच्छा इस तरह की भी पत्रकारिता होती है। घिन आता है हमको इस पत्रकारिता पर। लेकिन फिर भी भारत के संविधान में दिए गए अधिकार और व्यवहार के अनुसार उनको चिन्हित करके उनको बायकॉट करना ना तो व्यवहारिक रूप से ठीक है ना कानूनी रूप से ठीक है। आपको अधिकार है उनको अटेंड करना, अटेंड ना करना। अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी आपका मतलब का नहीं है और आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आप उसके प्रश्नों का जवाब न दीजिए। वो आपके गर्दन में बंदूक लगा करके तो पूछेगा नहीं, आपके सीने पर तलवार रख करके तो पूछेगा नहीं कि आप बाउंड है, जवाब दीजिए नहीं तो मैं फायर कर दूंगा, आपका गला काट दूंगा। ऐसा तो कोई पत्रकार करता नहीं है और ना ही ऐसा विवश स्थिति हमारे देश में आई है। तो आपके पास अधिकार था कि वो पत्रकार जिसका लिस्ट आपने जारी किया वो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता आप कह सकते थे कि जी मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, और वो 4-5 बार पूछता रहता। वैसे भी आपके जो पक्ष वाले पत्रकार मैं देखता हूं कि आप गाड़ी का शीशा खोलते हैं, हाय हाय करके चल जाते हैं और वो पत्रकार चिल्लाते रहते हैं फलाने जी फलाने जी फलाने जी, और आप बोलते नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, इनके साथ भी आप यही करते हैं। आपने यह कह करके चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपना छीछा लेदर और फजीहत के लिए एक बयान तैयार कर रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि पत्रकारों ने हमारा पक्ष नहीं लिया है और इन पत्रकारों की वजह से मैं हारा हूं, क्योंकि अब ईवीएम का रोना तो कोई सुनेगा ही नहीं। क्योंकि जब आप चुनाव जीतते हैं, मऊ उपचुनाव, तो नहीं कहते कि ईवीएम दोषी थी, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, हम जीत कैसे गए। जब आप पंजाब जीतते हैं तो नहीं कहते हैं, जब आप राजस्थान जीतते हैं तो नहीं कहते, जब आप छत्तीसगढ़ जीतते हैं तो नहीं कहते हैं। देश में जहां जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां आप ईवीएम को गड़बड़ नहीं करते, गड़बड़ वही कहते हैं जहां आप हारते हैं। तो देश की जनता जान की जूतियां मारेगी, आपको ये जान करके हंसेगी, आपको थूकेगी, आपका मजाक उड़ाएगी कि आप हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं, कभी जीतने पर ईवीएम का सहार को क्यों नहीं टारगेट करते हैं। तो ईवीएम वाला तो मामला हट गया। तो ईवीएम की जगह अब आप पत्रकारिता को आगे लेकर के अगर चलने का मंशा रख रहे होंगे तो यह लोकतंत्र और आप दोनों के लिए उचित बात नहीं। अंत में मैं यही कहूंगा उन पत्रकारों से जो वाकई खुला खेल फरोखवादी करते हैं, सरकार का अंधभक्ति में समर्थन करते हैं या सरकार का अंधभक्ति में विरोध करते हैं। दोनों पत्रकार देश के लिए घातक हैं, समाज के लिए घातक हैं, पत्रकारिता पर कलंक है। लेकिन मैं साथ में किसी भी राजनीतिक दल को खुले रूप से उनके विरोध का और विरोध का लिस्ट जारी करने का फरमान का विरोध करता हूं। आपको हक नहीं है कि पत्रकार का विरोध करने का लिस्ट जारी करें। अंत में आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। लोकतंत्र में जो आपने इमरजेंसी में अखबारों के साथ किया था उसका पुनरावृत्ति ना करें, क्योंकि 1977 में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था कि लोगों के याद में यह रहे, आर्काइव में वीडियो रहे। लेकिन अब जब आप कहेंगे तो समाचार चैनल पर या टीवी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर हमारे जैसे लोग बताएंगे कि पत्रकारिता पर प्रहार पहली बार नहीं हुआ है। जब इमरजेंसी लगी थी तो संजय गांधी का फरमान जारी हुआ था और ईश्वर चंद्र शुक्ला उसका काम देख रहे थे कि अखबार वाले अपना अखबार पहले संजय गांधी को दिखाएंगे, संजय गांधी देख के उसको उस प्रूफ को अप्रूव करेंगे, तब वो जाकर के छपेगा। आकाशवाणी में क्या पढ़ा जाएगा समाचार, वो स्क्रिप्ट बनती थी और संजय गांधी को दिखाई जाती थी। तब तक एंकर इंतजार कर रहा था कि संजय जी जल्दी से इसको हाँ कह दें, और जब संजय गांधी सारा लाइन बाई लाइन देख के सुन लेते थे तब जाकर के एंकर उसको पढ़ता था। अब इस तरह की पत्रकारिता की बुरी स्थिति तो आज नहीं है। हो सकता है आज कोई सरकार का आदमी मैसेज देकर के कहता हो जरा देख लेना, ऐसा संभव है। या हो सकता है कोई पत्रकार दबाव में, लालच में या किसी तरह के प्रलोभन में आ जाता होगा। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है इमरजेंसी वाली कि समाचार पर खबर पढ़ने से पहले स्क्रिप्ट संजय गांधी को दिखानी मजबूरी थी और जरूरी थी। यह स्थिति नहीं आई है कि अखबार छपने से पहले पूरा लाइन बाय लाइन संजय गांधी को पढ़ाना पड़ता था। संजय गांधी तब सरकार के कोई अंग नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना मंत्री थे, इवन तक संसद सदस्य भी नहीं थे। सरकार के दूर दूर और बहुत दूर तक कुछ भी नहीं थे, तब भी वो इतने सुपर से ऊपर थे कि उनको यह बताना पड़ता था, तभी जाकर के अखबार छप पाता था। अब लोगों के जीवन में वो ताजा हो गया है, क्योंकि हर आदमी वो कहेगा कि जब आप
सत्ता में होते हैं तो मीडिया पर पहरा लगा देते हैं और सत्ता में नहीं होते हैं तो मीडिया को बदनाम करते हैं। ऐसा ना करें। इन्हीं प्रोडक्शन मैं राकेश सिंह परमार आपको और पत्रकारों दोनों को बारंबार प्रणाम करते हुए दोनों को सद्बुद्धि की कामना के साथ मां काली से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।